चलिए तो गुड इवनिंग सभी साथियों को। इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक है जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण टॉपिक को समझते हैं और इसमें जनगणना 2011 की जो जनगणना थी उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। और सबसे पहले हम समझते हैं कि जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है ये किसने दिया, इस पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। और जनसंख्या संक्रमण होता क्या है इस पर भी थोड़ा सा बात करते हैं, फिर हम जनसंख्या वाले में आते हैं। तो सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का जनांकीय संक्रमण, इसका प्रतिपादन लिख लेना। ये कई बार पूछा जाता है कि जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, तो W.S. थॉमसन का इसमें नाम आता है। W.S. थॉमसन। एक तो थॉमसन का नाम आता है, दूसरा एक नोटेस्टीन का नाम आता है। नोटेस्टीन करके इसमें आता है, नोटेस्टीन। ये नोटेस्टीन का नाम इसके लिए बहुत फेमस रहता है, जिन्होंने जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसको आप लोग प्रतिपादन किसने किया इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। अब इसके बाद इस पर हम बात करते हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत होता क्या है कि किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है एक क्रमिक रूप से, जनसंख्या वृद्धि जो है एक क्रमिक चरण में होती है और प्रत्येक राष्ट्र को इस क्रमिक चरण से गुजरना पड़ता है। कोई भी काम अगर हो रहा है तो एक क्रम से होता है। वही यहाँ पर कहा गया है कि किसी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो एक क्रम में आगे बढ़ती है और इसी को जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत या जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो इसके सिद्धांत की हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिद्धांत होता क्या है, बस इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। प्रतिपादन, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, एक इसको ध्यान रखना। दूसरा, जनांकीय संक्रमण कहते किसे है, तो किसी देश की जनसंख्या वृद्धि, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि, देश की जनसंख्या वृद्धि एक क्रमिक चरण से, एक क्रमिक चरण से आगे बढ़ती है, एक क्रमिक चरण से होकर गुजरती है, एक क्रमिक चरण से गुजरती है, जिसे जनांकीय संक्रमण कहते हैं। जनांकीय संक्रमण कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। जनांकीय संक्रमण का मतलब क्या है, किसी देश की जो जनसंख्या वृद्धि है वो एक क्रमिक चरण से आगे बढ़ती है और प्रत्येक राष्ट्र को इससे गुजरना पड़ता है, इसी को जनांकीय संक्रमण कहते हैं। अब जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इन अवस्थाओं को थोड़ा सा समझेंगे। अवस्थाएं, इसमें 3 अवस्थाएं आती है। इसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण करके हम इसे समझते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण, ये 3 चरण होते हैं। तृतीय चरण, ठीक है, जनांकीय संक्रमण के ये 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण क्या होता है, जब कोई देश सबसे पहले अविकसित अवस्था में, जब देश होता है अविकसित, तब ये चरण आता है अविकसित अवस्था। और फिर उसके बाद अविकसित के बाद धीरे धीरे विकासशील बनता है, तो इसे हम विकासशील अवस्था कहेंगे। विकासशील अवस्था, उस देश की विकासशील अवस्था होगी। और फिर देश विकसित हो जाता है तो इसे विकसित अवस्था कहेंगे। ये 3 चरणों से होकर के गुजरती है जनसंख्या वृद्धि जो होती है। सबसे पहले अविकसित अवस्था, फिर विकासशील अवस्था और फिर विकसित अवस्था हो जाती है। ठीक है, अब जब देश अविकसित प्रथम चरण में होता है तो तब क्या होता है, देखो, तब जनसंख्या तीव्र गति से, जनसंख्या की जो दर होती है, उच्च जन्म दर भी होती है यहाँ पर और उच्च मृत्यु दर भी होती है। प्रथम चरण में क्या होता है, उच्च जन्म दर और उच्च निम्न दर, उच्च मृत्यु दर भी होती है। मृत्यु दर भी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है मृत्यु दर। और जन्म दर भी, अविकसित जब देश होता है उस समय पर जन्म दर भी बहुत ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये प्रथम चरण हो गया। अविकसित अवस्था जब होती है तो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर।
अब जन्म दर और मृत्यु दर जब दोनों ही उच्च होंगी तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि होती है। इससे क्या होता है? स्थिर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की जो दर होती है वो स्थिर होती है, बहुत ज्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी, है ना, स्थिरता से आगे बढ़ते रहती है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो ये है पहली अवस्था, इसे अविकसित अवस्था कहते हैं। अब क्या होता है, देखो धीरे धीरे देश का विकास होता है। जब देश का विकास होता है तो फिर वहां पर अस्पताल वगैरह जो होते हैं उनकी व्यवस्थाएं अच्छी होने लगती है, ठीक ठाक होने लगती है, तो उससे मृत्यु दर कम हो जाती है। मृत्यु दर कम हो जाती है लेकिन जन्म दर हाई रेट रहता है, वैसा ही रहता है ना, जन्म दर में कमी नहीं आती। तो यहां पर क्या होता है, उच्च जन्म दर होता है, उच्च जन्म दर होता है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। अब देखो ये अवस्था सबसे खतरनाक अवस्था होती है क्योंकि जन्म दर बहुत अधिक हो जाती है विकासशील देशों में और मृत्यु दर कम हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम जनसंख्या विस्फोट होता है। क्या हो जाता है, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की अवस्था यहां पर आ जाती है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या विस्फोट हो जाता है क्योंकि जन्म दर बहुत हाई होती है लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो जाती है। अच्छी वहां पर हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं अच्छी होने से मृत्यु दर कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ जाती है। ठीक है, अब जब धीरे धीरे देश और विकसित होता है तो विकास उसका और आगे बढ़ेगा, तो फिर वो विकसित की अवस्था में चले जाता है, देश का विकास हो जाता है। जब देश का विकास अच्छा हो जाएगा, इंडिया में ये आ चुकी है ना, इंडिया में ये आ चुकी है और माना जाता है कि अब ये धीरे धीरे इंडिया में खत्म होने को जा रही है और इस अवस्था में भारत पहुंचने वाला है। ठीक है, ये वाली अवस्था अब माना जाता है कि ये अवस्था अब यहाँ पर खत्म होने की उसमें स्थिति में है। ठीक है, तो ये विकासशील देश में जो है जनसंख्या विस्फोट तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो जनसंख्या विस्फोट यहाँ पर हो चुका है। अब जो है विकसित अवस्था तीसरे चरण की ओर भारत बढ़ रहा है और इसमें क्या होता है, जन्म दर कम हो जाएगी, उच्च जन्म दर की जगह क्या हो जाएगा, निम्न जन्म दर हो जाएगी, निम्न जन्म दर, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर, दोनों ही कम हो जाती है, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और इसमें क्या होगा, स्थिर जनसंख्या वृद्धि होगी। क्या होगा, स्थिर जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो कैसे हो जाएगी, स्थिर, जैसे यहां पर स्थिर थी और वहां पर भी स्थिर जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीन चरण होते हैं, जनांगीय संक्रमण की इनको अवस्थाएं कहते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को किसने बताया, तो नोटेस्टीन ने ये दे रखा है, W.S. थॉमसन और नोटेस्टीन ने। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से बना लीजिए। और माना जाता है कि 1990 के बाद जो है, 90 में भारत जो है इस द्वितीय चरण से आगे बढ़ चुका है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं जनांगीय संक्रमण और भारत की क्या स्थिति है, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो अगली हेडिंग लिखेंगे जनांगीय संक्रमण और भारत। ये तो विश्व के सभी देशों के लिए है कि हर देश को इस अवस्थाओं से, इन अवस्थाओं से गुजरना होता है। अब बात आती है भारत की। अगली हेडिंग लिखेंगे जनांगीय संक्रमण और भारत। जनांगीय संक्रमण और भारत। अब देखो प्रथम चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये तीन चरण होंगे। 1921 में प्रथम चरण पूर्ण हो गया था भारत का, प्रथम चरण पूर्ण, और 1921 से 90 तक दूसरा चरण चला। 1921 से 1990 तक, 1990 तक दूसरा चरण चला। ठीक है, मतलब जो जनसंख्या विस्फोट का समय माना जाता है 1921 से 1990 का समय माना जाता है। और कहा जाता है कि भारत जो है इस 1990 में जो है इस दूसरे चरण को पार कर चुका है, यह चरण यहां पर पूरा हो गया।
क्योंकि यहां पर मृत्यु दर में कमी आई है। तो 1990 के बाद, 1990 के बाद भारत में मृत्यु दर में, जन्म दर में कमी आई है ना। भारत में जन्म दर में कमी आई है, ठीक है। इसीलिए 1990 के बाद माना जाता है कि भारत तृतीय चरण में आ चुका है और 1921 में प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। 1921 को, अब आप लोग यहां पर ध्यान रखना, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं, वर्ष कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं और 1911 से 21 को महान विभाजक दशक कहते हैं, महान विभाजक दशक कहते हैं। तो 1911 से 21 के समय को महान विभाजक दशक कहते हैं और 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं, ठीक है। अगली क्लास हिस्ट्री की होगी, हिस्ट्री की, ठीक। तो ये 1921 वाला ये हो गया। 1921 से 90 तक दूसरा चरण हो गया। 1990 के बाद भारत में जन्म दर में कमी आई है। और तीसरी चीज 1991 से यहां पर 1991 के बाद तीसरा चरण माना जाता है, तीसरा चरण माना जाता है। यहां से जो है तीसरा चरण प्रारंभ माना जाता है। माना जाता है कि 1991 के बाद भारत में जन्म दर में कमी आई है। तो जनांगीय संक्रमण और भारत की ये 3 स्टेज है। 1921 में प्रथम चरण पूरा हुआ, 1921 से 90 तक दूसरा चरण और 1991 के बाद तीसरा चरण माना जाता है, ठीक है। इसको भी आप लोग जल्दी से बना लीजिए। अब कुछ फैक्ट समझना। सन 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1 अरब थी, 1 अरब थी। और फिर 1930 में, 1930 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 2 अरब होगी, 2 अरब हुई। 1960 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब, 3 अरब होगी, ठीक है। 1975 में, 1975 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 4 अरब हो गई, ठीक है। उसके बाद 1987 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े को छू गई, आंकड़े को छू गई, ठीक है। इसी कारण अब ये 11 जुलाई है, हाँ 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब छूगी। इसी कारण 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वर्तमान में विश्व की जनसंख्या, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या की 8 अरब है, ठीक है। यहां पर देखिए 1800 से 1930 तक
कितने साल लगे? 130 वर्ष लगे। और 1930 से लेकर के 1960 तक कितने वर्ष लगे? 30 वर्ष। 30 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी होगी। और यहां पर देखिए 1960 से 75 तक 15 वर्ष में फिर जनसंख्या दुगुनी होगी। और यहां पर देखिए 1975 से 87 तक 12 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी होगी। इस तरीके से जनसंख्या का ये वृद्धि दर बढ़ती गई विश्व में। ठीक है, तो वर्तमान में माना जाता है लगभग 8 अरब विश्व की जनसंख्या है। तो ये तो विश्व के कुछ आंकड़े थे, इनको याद रखेंगे। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अब भारत की बात करें, भारत में पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो ने जनगणना करवाई जो पूरी नहीं हो पाई थी। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, भारत में पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन ने करवाई। ठीक है, अब बात आती है 2011 की। 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई। और 2011 में स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी। ठीक है, भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी 2001। अगर 2021 की पूछे तो फिर इसको 16वीं और इसे 8वीं जनगणना कर लेंगे। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया। अब अगर भारत की बात करें, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, भारत में अगर बात करते हैं विश्व का जनसंख्या के आधार पर, अब देखो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, ये मैंने शायद दिखाया भी था पहले, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। क्या कहा हमने? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, 2.42% है। और भारत का जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। अगला देखिए, एक बात और समझ आ, जनसंख्या के आधार पर भारत का भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश, जबकि क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो भारत विश्व का कौन से नंबर का है? 7वां सबसे बड़ा देश। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है।
सबसे बड़ा देश है। ठीक, तो ये आंकड़े थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखने हैं। और एक चीज ध्यान रखना, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी है? भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64% है। ठीक है, जबकि जो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है, भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 सालों में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो किस रेट से हुई? तो ये 17.7% के रेट से हुई। 17.7% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों आंकड़े। भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.64%, भारत की जनसंख्या वृद्धि, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.7% रही है। ठीक है, चलिए, तो ये आंकड़े जल्दी से आप लोग लिख लें। अब आप लोग लिखेंगे जनगणना 2011, जनगणना 2011। इस पर भी हम कुछ फैक्ट समझते हैं। जनगणना 2011 में कुछ डेटा जो है, सबसे पहली बात लिंगानुपात, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप। लिंगानुपात कितना था, कितना है भारत का, इसके आधार पर। तो लिंगानुपात 943 है। ठीक है, 943 लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब सब लोग जानते होंगे कि 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो भारत में कितना है? तो भारत का जो एवरेज है 943 है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां का है, इसको ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, केरल। और सबसे कम कहां का है? तो कम जो है, सबसे कम ये हरियाणा में, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो ये लिंगानुपात कम होने का जो है परिणाम अब निकलने लगे हैं कि भाई अब शादी करने के लिए जो है लड़कियों को हल्द्वानी में एक प्लॉट चाहिए और सरकारी नौकरी जरूरी चाहिए, है ना। ये अखबारों में आने लग गया है। तो यही इसी का रिजल्ट है ये लिंगानुपात का कम होने का। और कई राज्यों में तो शादी करने के लिए बहुत ही परेशानियां होने लग रही हैं, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है। इनमें तो शादी के लिए बहुत ज़्यादा समस्याएं आने लगी हैं। और उत्तराखंड में भी ऐसा कई जगह देखने को मिल रहा है। जैसे पिथौरागढ़ साइड में अखबार में भी आया था कि भाई नेपाल से अब शादी कर रहे हैं, वहां पर भी लड़कियां नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके की समस्या अभी आने लगी है। ठीक है, तो ये लिंगानुपात की बात है। दूसरा, साक्षरता की अगर बात करें, साक्षरता तो 74.4% जो है राज्य में साक्षरता है, 74.4%। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो 74.4% राज्य में साक्षरता है। और सबसे ज्यादा साक्षर कौन सा है? तो सर्वाधिक जो है साक्षर, सर्वाधिक साक्षरता केरल में ही है, केरल में। और सबसे कम जो है, कम बिहार में। साक्षरता में सबसे कम कौन सा राज्य है? तो बिहार। ठीक है, तो ये साक्षरता की बात होगी। और तीसरा, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382, 382 यहां पर जनसंख्या घनत्व है। और सबसे ज्यादा कहां पर है जनसंख्या घनत्व? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो ये रही बात जनसंख्या घनत्व की। और नगरीय जनसंख्या, देश में नगरीय जनसंख्या याद रखेंगे। नगरीय जनसंख्या कितनी है? तो ये 31 पॉइंट नगरीय है और ग्रामीण 68.8 है ना। तो ग्रामीण जनसंख्या जो है, ये इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं जिनको मैं लिखवा रहा हूं। 31.2% ये हो जाएगा। और ग्रामीण जो है 68.8%।
ठीक है, तो इतनी जो है यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या है, इसको भी याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पर है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या हिमाचल की है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की है? तो बागेश्वर की आती है। और सबसे ज्यादा नगरीय कहां पर है? इसको भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां की है? तो गोवा की जनसंख्या सबसे ज्यादा नगरीय है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल की और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा की है। अब 80% कितना है? तो देश में 80% है, 80%, 16.6% SC है यहाँ पर। और सबसे ज्यादा SC कहां पर है? सर्वाधिक SC पंजाब में है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा SC कहां पर है? पंजाब में। ठीक, तो 16.6% 80% है। और सर्वाधिक SC प्रतिशत तो पंजाब में है, प्रतिशत में। और सर्वाधिक SC जनसंख्या कहां पर है? तो यह है यूपी में। यूपी में सबसे ज्यादा SC की जनसंख्या है। ठीक है, और ST कितना है? तो 8.6%। देश में ST% भी याद रखेंगे, 8.6%। ठीक, और सबसे ज्यादा ST% कहां पर है? मिजोरम में। सर्वाधिक ST% कहां पर है? तो मिजोरम। परसेंट के आधार पर सबसे ज्यादा ST कहां पर है? मिजोरम में। लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर कहेंगे तो सर्वाधिक ST जनसंख्या कहां पर है? अब सबसे ज्यादा वहां पर लोकसभा सीटें कहां से है? मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा ST की संख्या है। ठीक है, तो ये कुछ 2011 से संबंधित मैंने प्रमुख आंकड़े आपको लिखा दिए। सारी चीजें मैं इधर उधर की नहीं लिखा रहा हूं, बस सेलेक्टेड जो पॉइंट है उनको मैंने आपको लिखा दिया।